Hello everybody, welcome in this third video of the Chhattisgarh State Eligibility Test in English Language and Literature series। इस इंग्लिश सेट के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। होप कि पिछले दो वीडियो से आपको कुछ बेहतर रियलाइजेशन हुआ होगा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कुछ इम्प्रूवमेंट आया होगा। आज हम बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आपको किन किन एरियाज में बेहतर वर्क करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपना प्रिपरेशन को सही तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें और रिविजन्स के थ्रू आप बेहतर अपना कैपेबिलिटीज को समझ सकें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। तो बेसलाइन और बेंचमार्क के इस वीडियो सीरीज में बेसलाइन क्या है इस चीज को समझने के लिए चलिए इस क्वेश्चंस के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी डिफाइन यू व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय बेसलाइन। तो इस प्रिपरेशन में बेसलाइन एक्चुअली में होगा क्या? बेसलाइन हम मिलिट्री में या फिर स्पोर्ट्स में उस जगह को कहते हैं जहां से सारे एक्टिविटीज की शुरुआत होती है। जैसे इस वीडियो सीरीज में आपके एक्टिविटीज की शुरुआत आज यहाँ से फॉर्मली होगा, क्योंकि यहाँ से एक्टिव स्टडी हम करना शुरू कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कमांड ओवर द लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो बेसलाइन में ये भी है कि आपका अभी वर्तमान में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस समय लैंग्वेज में, ग्रामर में, स्पोकन में, वोकेबलरी में कितना कमांड है और इसके प्रोज, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थ्योरीज, इन चीजों के ऊपर कितना कमांड है, कितना क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं, पैटर्न को समझ पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि पिछले साल का एक क्वेश्चन पेपर बिल्कुल जीरो स्टडी के साथ अभी अचानक से उठा लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए पूरा। 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितना भी बनेगा, कम से कम आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में आपको कितना करने की जरूरत है। एकेडमिक एक्सपीरियंस सो फार, अभी तक जितना भी आपने एकेडमिक एक्सपीरियंस लिया है स्कूल कॉलेजेस से, उसके थ्रू आपका वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर, पैसेज रीडिंग कैपेबिलिटीज, इंटरप्रिटेशन एबिलिटीज क्या है, कितना है, वो सारी चीजें भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये बेसलाइन का हिस्सा है। स्किल सेट एंड इंटरेस्ट, आपको लैंग्वेज और लिटरेचर की दुनिया में मास्टरी हासिल करने के लिए आपके क्या क्या हॉबीज हैं, नॉवेल्स, बुक रीडिंग, पोइट्री राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, टीचिंग, क्या क्या इंटरेस्ट की चीजें लगती हैं, क्या क्या चीजें आपको फैशनेबल लगती हैं, आप अपना ज्यादा टाइम दिन का किन चीजों में स्पेंड करते हैं, वो सारी चीजें मायने करती हैं। रिसोर्सेस एंड स्टडी मटेरियल्स, और बेसलाइन में ये भी मायने करेगा कि आप किन रिसोर्सेस से पढ़ाई शुरू करते हैं, अपना प्रिपरेशन की फ्लाइट को उड़ान भरते हैं। बेंचमार्क, तो बेंचमार्क क्या होगा? बेसलाइन तो वो हो गया जहां से हमें शुरुआत करनी है, बेंचमार्क क्या होगा? जहां हमें पहुंचना है। सिलेबस, तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। प्रैक्टिस एंड स्टडी बिहेवियर, आप किस तरीके से स्टडी करते हैं उसके लिए प्रैक्टिस करना, उसके बिहेवियर को समझना। स्पीड, एक्यूरेसी एंड मेमोरी, कुछ खास डिसिप्लिनरी थिंग्स को हमें ध्यान रखना है ताकि आप स्पीडी रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड क्वेश्चंस को सॉल्विंग कर सकें। एक्यूरेसी हो, जो आप मीनिंग इंटरप्रेट कर रहे हैं पैसेजेस का, क्वेश्चंस के आंसर्स का, और जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको याद हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इन सारी चीजों का हमें ये अचीव करना है। थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल, साइंटिफिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि लिटरेचर में आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिना आप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप किए हुए, साइंटिफिक अप्रोच रखने के साथ, और एब्स्ट्रैक्ट क्रिएटिव आइडियाज, ताकि आप जो भी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, उन चीजों को आप इंटरप्रेट कर सकें, बहुत जरूरी है।
क्रिएटिव कॉम्पोजिशन एबिलिटी, कमेंट्री, समरी, ऐसे, पोएट्री। आपको क्रिएटिव चीजें कंपोज करना या कंपोज जो है उसमें अपना पर्सनल कमेंट्री लिख पाना, ये सीखना रहेगा। बाय द वे याद रखिएगा, जो थिंकिंग स्किल्स में क्रिएटिव, साइंटिफिक और एब्स्ट्रैक्ट है ना, इसको 21st सेंचुरी स्किल कहा गया है। एआई की दुनिया में जिसके पास ये स्किल्स हैं वही सरवाइव करेगा। तो जब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न एंड ट्रेंड एनालिसिस, आपको इतने सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने हैं कि आप एग्जाम के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ जाएं और क्या ट्रेंड्स हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को मैक्सिमम सॉल्व कर पाए। सो वी हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज अ बेसलाइन एंड आल्सो व्हाट इज अ बेंचमार्क, देन लेट्स गेट अहेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज अ डायलॉग? कितना बेसिक है कि नहीं, कि डायलॉग क्या है। हम मूवीज और ये दुनियादारी की चीजों में बहुत देखते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू रजिस्टर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में रजिस्टर कीजिए अपने आंसर को कि इनमें से क्या आपके हिसाब से आंसर है। स्पीकिंग टू सेल्फ, स्पीकिंग टू ऑडियंस, स्पीकिंग फॉर अ लॉन्ग, स्पीकिंग अमंग कैरेक्टर्स, इनमें से किस चीज को डायलॉग कहेंगे? चलिए, डायलॉग का एक्सप्लेनेशन सबसे बेस्ट जो होगा वो ये है कि ये जो है डी इसका करेक्ट आंसर है। स्पीकिंग अमंग कैरेक्टर्स, जब किसी सीन में या थिएटर में या मूवी में एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से जो बातें बोलते रहती हैं उसे हम डायलॉग्स कहते हैं। तो बाकी चीजें फिर है क्या? स्पीकिंग टू सेल्फ, खुद से बातें करना, क्या है? इसे हम सोलिलोकी कहते हैं। हम इसे सोलिलोकी कहते हैं। स्पीकिंग टू ऑडियंस, जब कोई कैरेक्टर डायरेक्टली ऑडियंस से बात करता है आपस में अंदर मूवी में एंगेज होने के अलावा या उसको छोड़कर, तो हम उसे एसाइड। जी हाँ, ये एक लिटरेरी टर्म है। इसको हम फोर्थ वॉल को ब्रेक करके, क्या होता है, स्टेज तीन तरफ से घिरा होता है और चौथी तरफ ऑडियंस बैठकर देखते हैं। तो जब कैरेक्टर डायरेक्टली ऑडियंस से बात करते हैं तो उसे कहा जाता है स्पीकिंग टू द ऑडियंस डायरेक्टली बाय ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। स्पीकिंग फॉर अ लॉन्ग, जब कोई एक कैरेक्टर बहुत लंबे समय तक कोई स्पीच देते रहता है तो हम उसको मोनोलॉग कहते हैं। और ये तो हो ही गया डायलॉग। मोनो मीन्स होता है सिंगल, जब कैरेक्टर अकेले बात करते रहे। डाई मीन्स होता है टू, जब कैरेक्टर्स दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स आपस में बात करते हो। सो हो ये आपको क्लियर है? अगर कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। बेस लाइन, अगेन अ शॉर्ट पोएम that describes the personal thoughts and inner feelings of the author and usually has a musical quality is known as। तो क्वेश्चन को कैसे रीड करें ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमको पोयम वर्ड को हाईलाइट करना पड़ेगा। कैसा पोयम? एक शॉर्ट पोयम। और क्या बोल रहा है? पर्सनल थॉट्स एंड इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है और म्यूजिकल क्वालिटी होती है। I would like to request you to please register your answer in the comment box। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रजिस्टर कीजिए और चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर फिर से डी हो जाएगा, लिरिक। पोएट्री की दुनिया में लिरिक बहुत क्रूशियल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं पोएट्री के बारे में पढ़ाऊंगा, पोएट्री के बारे में पढ़ाऊंगा, तब मैं इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो लिरिक अगर ये है एक शॉर्ट पोयम दैट डिस्क्राइब्स पर्सनल थॉट्स एंड इनर फीलिंग्स ऑफ द ऑथर एंड यूजुअली हैज अ म्यूजिकल क्वालिटी। तो बैलाड क्या है? बैलाड जो है दरअसल एक पोयम के फॉर्म में स्टोरी टेलिंग है। एक स्टोरी को पोयम के फॉर्म में कहा जाता है, इसे हम कहते हैं स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ पोयम, फॉर्म ऑफ अ पोयम। कपलेट, कपलेट जो होता है एक लार्जर टर्म है जिसमें बैलाड भी, सॉन्ग भी, लिरिक भी आ सकता है। वो एक जनरल टर्म है, स्पेसिफिक टर्म नहीं है। सॉन्ग, सॉन्ग वो तब हो जाता है जब वो ज्यादा रिदमिक होता है और ज्यादा म्यूजिकल होता है। सॉन्ग ज्यादा म्यूजिक पर डिपेंड करता है।
बट लिरिक जो होता है वो ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स और राइम पर डिपेंड करता है, इसके लिए म्यूजिक जरूरी नहीं होता है। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। होप दिस इज क्लियर। इफ यस then say yes, if no then say no, and also tell me why. Again, what is formalism? इंग्लिश की दुनिया में फॉर्मलिज्म एक लिटरेरी थ्योरी है। A view that a work contains strict structure, meaning and order। एक नजरिया कि एक पोयम या प्रोज में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जिसको अगर आपने समझ लिया तो उस पोयम या उस प्रोज को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। A view that a work takes its meaning from how the author form it। या ये नजरिया है कि जैसा लिखने वाला चाहेगा, जैसा बनाना चाहेगा, वही उसका मतलब होता है। A view that describes how social behaviors are conducted on stage। या फॉर्मलिज्म ये एक नजरिया है कि लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में कैसा बिहेवियर करना चाहिए। A view that tells about a character why it is as it is। या ऐसा नजरिया है जो हम नॉवेल्स एंड स्टोरीज के कैरेक्टर को समझने के लिए करते हैं कि वो वैसा है तो वैसा क्यों है। तो आपने अपना आंसर रजिस्टर कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर दरअसल फर्स्ट वाला ही है। फॉर्मल होना आप समझते हैं, वर्ड जब हम यूज करते हैं फॉर्मल होना मतलब लिमिटेड होना। जो चीजें एक बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग पे है उसी चीज को ही फॉलो करना, उसको हटकर कुछ क्रिएटिव, कुछ नया नहीं करना। तो ये नजरिया कि एक वर्क में जरूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसका मीनिंग और उसका सिस्टमेटिक ऑर्डर जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ऑथर वैसा ही लिख सकता है, या वैसा लिखने से ही एक पोयम या एक वर्क में, एक प्रोज में मीनिंग और इफेक्ट आएगा। ये समझना फॉर्मलिज्म है। बाकी इन तीन चीजों का मीनिंग यहाँ पर इंटरप्रिटेबल नहीं है। Name the theory which assumes that culture is not separate from nature and that there is no hierarchy of actants such that human is more privileged। तो एक थ्योरी जो ये कहता हो कि भैया कल्चर जो होता है वो नेचर से बिल्कुल अलग चीज नहीं है, नेचर का ही हिस्सा है। ऐसा कुछ नहीं होता कि इंसान महान है और इंसान जैसा करता है वैसा नेचर में होता है या सोसाइटी में होता है। एक्टर नेटवर्क थ्योरी, पोस्ट ह्यूमनिज्म, कल्चरल क्रिटिसिज्म, एडेप्टेशन थ्योरी। आपने अपना आंसर रजिस्टर कर लिया। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। तो इसका सही आंसर है एक्टर नेटवर्क थ्योरी। एक्टर नेटवर्क थ्योरी में ये कहा जाता है कि सोसाइटी में या कल्चर में जो कुछ भी है वो एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेटवर्क ऑफ ह्यूमंस के कारण होता है। क्या के कारण? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें एक एक्टेंट होता है जो एक्ट करता है और बाकी जो कोई भी उसके रिलेशन में होते हैं, नेटवर्क में होते हैं, उन पर उसका इफेक्ट होता है या उनके रिलेशन में वो होता है। एक्टेंट यहाँ पर एक लीगल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एक कंप्यूटर कोड भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, एक स्टोन भी हो सकता है, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक्टर के बजाय एक्टेंट वर्ड इसीलिए यूज किया गया है ताकि ह्यूमन के इंपॉर्टेंस को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई ना किया जा सके। होप ये भी क्वेश्चंस का आंसर आपको क्लियर हो गया है। चलिए तो एक बार मैं आपके लिए और सिलेबस को रीऑर्गेनाइज करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि बेसलाइन और बेंचमार्क के साथ अब आप यहाँ पर समझ सके इन चीजों को कि रियल में कितना वर्क करना बाकी है और आगे जो आने वाले वीडियोस हैं उसको फॉलोअप में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है।
मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जो कमेंट करने के लिए या जो बोलने के लिए आपको कहूँगा उसे आप रिपीट करेंगे, वैसा करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और आपको ज़्यादा सीखने में मदद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।